हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज से शुरू हो रहा है 12.3। हम सब 12.1 और 12.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक मैंने बहुपद के सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं और 12.1 और 12.2 मैंने कंप्लीट करवाए हैं एनसीईआरटी के। आप नहीं देखे हैं वीडियो तो पहले उसे जाकर देख लें। उसमें मैंने एक एक स्टेप वृत्त के बारे में बताया है। वृत्त के बारे में हर एक चीज का जानकारी है, हर एक फॉर्मूला है और प्लस एक सीरियल वाइज में प्लेलिस्ट में बना होगा। आप जाके वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल प्लेलिस्ट का नाम है, वहां जाके आप देख लें और उसको देखने के बाद आप तब 12.3 में इंटर करेंगे, अन्यथा डायरेक्ट देखेंगे 12.3 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है, उसी के अनुसार आप चलेंगे। चलिए आज से 12.3 शुरू कर रहे हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी एनसीईआरटी चलेगा बिहार बोर्ड का। उसके बाद जब 12.3 कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे और जो भी बचा हुआ क्वेश्चन होगा जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछ लिया है, बार बार रिपीट भी हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो वो भी हम सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आते हैं अभी इस क्वेश्चन पे। देखिए आकृति 12.19 जो कि आकृति मैंने बना दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो। ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ओ ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये क्यू पी आर आपका फोटो में बना हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये ओ है और ये कौन सा रेखा है, तो वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर जाए वो क्या कहलाती है, वो व्यास कहलाती है। तो ये रेखा यहाँ पे केंद्र है, ये रेखा केंद्र को छूकर जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, व्यास। तो हम बोलेंगे कि वृत्त के क्यू ओ आर रेखा क्या है, वृत्त का व्यास है। क्या है, वृत्त का व्यास है। समझ गए, वृत्त का व्यास है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो फोटो बना है ये त्रिभुज का फोटो बना हुआ है। ठीक है, मेरा जहाँ पे मार्कर चल रहा है उसे ध्यान पूर्वक देखें। ये किसका फोटो बना हुआ है, ये त्रिभुज का फोटो बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको कोण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब कोण निकालते हैं। एंगल क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। अब आप सोचेंगे मैंने डायरेक्ट कहां से लिख दिया, तो मैं इसके बारे में भी बता देता हूं। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसमें आप लिखेंगे अर्धवृत्त का, देखिए अर्धवृत्त का माप समकोण होता है। कितना होता है, समकोण, समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का माप समकोण होता है, इसलिए क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्धवृत्त इधर आधा हो गया, तो आधा वृत्त जैसे कि मैंने बना दिया ये वृत्त, इसमें एक केंद्र है, इससे एक रेखा गई जो कि आपकी कौन सी रेखा है, देखिए Q है, O है और R है। ठीक है, इसी पे एक लंब खींचा गया है, इसी पे एक लंब खींचा गया जो कि P है। तो ये जो है ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त का माप 90 डिग्री का होता है। अब इससे हम सब वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए दो तीन वैल्यू तो आसानी से दिया हुआ है। देखिए पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 24 और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 7। यानी पी आर का वैल्यू, ये जो पी आर है इसका वैल्यू दिया हुआ है 7 और ये जो पी क्यू है ये हो गया 24। अब मैं आपको थोड़ा समकोण त्रिभुज समझाता हूँ। ठीक है, आप आराम से समझने का प्रयास करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है और वीडियो को बढ़ा के बिल्कुल नहीं देखें, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आर पी और क्यू। अब ये सॉरी ये गलत मैप मैंने बना दिया, ये हुआ समकोण त्रिभुज। ठीक है, Q है, P है और R। अब इससे आप समझ जाएंगे ये 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री के जो ठीक सामने रहता है वो होता है कर्ण। ठीक है, वो होता है कर्ण जिसको आप H से निरूपित करते हैं। ये जो 90 डिग्री वाला लाइन है इसे बोलेंगे लंब या ऊंचाई, जो भी बोल दें। ठीक है, इसे P से निरूपित करते हैं और नीचे वाला हो गया बेस, आधार। क्या हो गया, आधार, जो कि बी से निरूपित करते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। अब इसमें आपको दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पी और क्यू दिया हुआ है 24, तो ये हो गया भैया लंब की 24 दिया हुआ है। आधार भी दिया हुआ है 7। देखिए यहाँ पे पी आर 7 दिया हुआ है तो पी आर हो गया 7। यानी आधार आपको मालूम है, लंब आपको मालूम है, बच क्या गया, कर्ण। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। चलिए इधर से लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा आप लिखेंगे। क्यू पी आर जो जिसके पास 90 डिग्री है उसको आप बीच में लिखेंगे, चाहे किसी साइड से लिख लें, इधर से भी लिख सकते हैं उधर से भी लिख सकते हैं। तो क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी
आर, क्यू पी के जगह पे 90 था, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला होता है तो आप सबको पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस होता है बाबू लंब स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलिए अब मैं इसे रब करता हूँ और इससे हम सब कर्ण निकालेंगे, ठीक है। हम सबको कर्ण निकालना है क्योंकि लंब और आधार तो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कर्ण हम सबका एक्चुअली में क्या है तो PQ के सामने वाला कर्ण है, यानी PQ के सामने वाला जो रेखा है ये वाला रेखा है। तो R और Q क्या हो गया? कर्ण हो गया, या QR कर्ण हो गया, आप ऐसे लिख दें QR हो गया कर्ण। आधार क्या होगा? नीचे वाला आधार हो गया, यानी PR क्या हो गया? आधार हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन? PR दिया हुआ है, चलिए PR ही लिख लें, PR आधार हो गया। लंब क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है P और Q, तो यहाँ पे आप दे देंगे P और Q, ठीक है। एक बार आप समझ लेंगे फिर आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा 10th में। तो QR आप रहने दें, यही तो निकालना है। PR का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये। PQ का वैल्यू 24 दिया हुआ है, यहाँ उतार देंगे आप 24, 24। बाकी QR का होल स्क्वायर आप लिख दें, 7 को स्क्वायर करेंगे 49, 24 का हो जाएगा 576, 26 का 676, 24 का 576। मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको स्क्वायर याद करने का, ठीक है। 576 प्लस 49 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। अब यहाँ पे QR का वैल्यू अगर निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा √625, और 625 का वर्गमूल निकलता है, आप सबको पता होगा 25 सेंटीमीटर। 625 का 25, यानी ये वाला जो रेखा है, ये वाला जो रेखा मैंने बनाया है, इसका वैल्यू आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर सब कुछ हम सबको मालूम यहाँ पे चल गया, ठीक है। चलिए पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं 1 मिनट में फिर मिटा के आपसे मिलता हूं। चलिए यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा, QR का वैल्यू 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। अब ये जो QR रेखा है, ये कितना हो गया? 25, यानी ये वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर जाए वो क्या होती है? व्यास होती है, ठीक है। तो QR जो हो गया ये एक तरीके से निकल गया हम सबका व्यास। व्यास क्या निकल गया? QR। ये दो चीजें, QR क्या निकला? व्यास, ठीक है। तो व्यास कितना हो गया? व्यास हो गया 25, ठीक है। कैसे हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए ये हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर जाए क्या कहलाती है? व्यास। तो वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर जा रही है वो रेखा कौन सी है? देखिए तो Q और R है, तो Q है और R है, वैसी रेखा जो केंद्र को छूकर जाए उसे व्यास कहते हैं। अभी हम सब वैल्यू किसका निकाले? Q और R का ही निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 25। तो ये तो 25 हो गया, पूरा रेखा का व्यास हो गया। अब इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 25/2 त्रिज्या, यानी हम सबका त्रिज्या जो है, यानी R जो है वो निकल जाएगा कितना? तो व्यास/2, और व्यास/2 का मतलब क्या होता है? 25/2। अब इसको कटाना नहीं है, बाद में हम सब कटा लेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, आपको आई होप कि समझ में आया होगा। ये पूरा रेखा है 25, और इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा 25/2, ठीक है। क्योंकि QR ही हम सब निकाले हैं, यहां से देखिए QR निकाले हैं। QR रेखा क्या है? व्यास है, और एक तरीके से कर्ण भी है, ठीक है। एक आदमी का दो नाम नहीं हो सकता है क्या? वही है, एक का कर्ण हो गया और ये क्या हो गया? व्यास भी हो गया, दोनों बात है। तो 25/2 हो गया। चलिए अब जब त्रिज्या हम सबका निकल गया तो हम सबको क्या निकालने बोल रहा है? निकालने बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो भाग कलर किया हुआ है उसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो छायांकित, इसे मैं थोड़ा सा बना देता हूं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। चलिए आप पहले इसे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट वाला करेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का, या फिर मैं इसे रब कर ही लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आता। चलिए मैं इसे रब ही कर देता हूं, ठीक है। त्रिज्या से जान लेते हैं हम सब। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, उसके नीचे आप सब लिखेंगे कॉपी में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, क्यू पी आर का क्षेत्रफल, क्यू पी आर का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब थीटा नहीं दिया हुआ है तो आपको वो हाफ साइन स्क्वायर ये सब जो मैंने बताया था वो सब आपको नहीं करना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, सिंपल जो होता है आपको पता होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ऊंचाई या लंब एक ही बात हुआ। ठीक है, हाफ इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेने तो कहा नहीं है, तो जब नहीं कहा है तो हमसे क्यों दिमाग लगाए, तो 22/7। त्रिज्या आर कितना निकला था, हम सबका क्यू आर था व्यास, व्यास से 25/2 किए तो त्रिज्या कितना निकला था 25/2, तो इसको लिख देंगे 2 बार 25/2 का होल स्क्वायर। आधार कितना था आपको पता होगा, यहाँ पे आधार दिया हुआ था पी आर 7 दिया हुआ था और ऊंचाई भी दिया हुआ था 24, ऊंचाई क्या दिया हुआ था 24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 गुना 22/7, 25/2 को आप कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिख दें, 25/2 और 25/2 से ये कट गया 12, तो बर सत्य हो जाएगा 84। फिलहाल इसे रहने देते हैं, अब जो इधर कटता है उसे कटा दें, नहीं कटेगा तो नहीं कटाना, तो 2 से 22 हो गया 11 बार में, बाकी तो कुछ कटने वाला है नहीं। 11 गुना 25 गुना 25 करेंगे तो बच्चा हो जाएगा 625, 7 गुना 2 14 और 14 गुना 2 28, अब माइनस हो गया 84। 625 गुना 11 करेंगे तो एक बार, 625 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं सिखा देता हूँ इसके पास 625 गुना 10 करेंगे तो 6250 हो गया। अब 11 बार करना होता, हम सब 10 बार कर लिए, अब एक ही बार 9 बचा, यानी एक ही बार क्या बचा 625 बचा, तो यहाँ 625 को ऐड कर दें तो 5 हो गया, 5 2 7 6 2 8 6, यानी 6 8 7 5/28 माइनस 84। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 28, क्या हो जाएगा 28। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं। ठीक है, 28 और 28 तो यहाँ मिल गया, तो यही हो गया 28 गुना 84 करना है, तो मैं आपका समय बचा देता हूँ, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाती है। 28 गुना 84 तो हो गया 2352। ठीक है, आप अगर 6875 में घटा देंगे 2352 तो हो जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये पूरा का क्षेत्रफल जो कलर किया हुआ है, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना, यानी ये पूरा जो अर्धवृत्त है, इधर थोड़ा मोड़ा है, ये सब मिला के कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 4523/28। ये हो गया आपका पहला नंबर सवाल 12.3 का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका सेकेंड नंबर है। पहले आप थोड़ा सा इसे नोट डाउन कर लें, और कुछ क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट करके पूछा करें कि सर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, अगर इस वीडियो से भी समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके पहले देख लें, मतलब पीछे करके, अगर बन जाता है, अगर समझ में आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है, लास्ट ऑप्शन नहीं आता है तो आप लिख दें क्वेश्चन नंबर, मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर से समझा दूंगा, थोड़े बेहतर ढंग से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, आकृति 12.20 जो भी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि कलर किया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों 100 केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 और 14, इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि 7 किसका त्रिज्या होगा और 14 किसका त्रिज्या होगा। ठीक है, तो यहां से लेके, यानी B से लेकर के O या O से लेकर के D, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, B से लेकर के O या O से लेकर के D का त्रिज्या हो जाएगा, छोटा है तो हो गया 7। बात समझ में आ रहा है तो कमेंट करके यस बोल दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, C से लेकर के O, अभी तक तो हम सब D से O देखे थे तो 7 हो गया, B से O देखे तो 7 हो गया, लेकिन अगर C से देखेंगे तो ये बड़ा त्रिज्या होगा। देखिए यहां से लेकर के यहां तक
यानी ओ से लेकर के सी, यानी जब बड़ा वाला लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। इधर भी अगर ए से लेकर के ओ लिख देंगे तो 14। यानी अगर बी से ओ लेंगे, बी से ओ लेंगे या डी से ओ लेंगे, मैं इसको क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। बी से ओ लेंगे या डी से ओ लेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए से ओ लेंगे, अब फोटो के अनुसार आप मिला लेंगे, ए से ओ लेंगे और सी से ओ लेंगे, सी से ओ, सी ओ, ठीक है। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। बाकी ये 40 डिग्री है। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। इसके त्रिज्यखंड में, बड़े वाले त्रिज्यखंड में ये छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इसे निकाल ही लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, जो मतलब कलर हुआ है, छायांकित मतलब जो चीज का कलर हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखिए पहले बड़ा वाला त्रिज्यखंड लेते हैं, चलो यहां से शुरू करते हैं। ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल ऐसे लिख लें, सॉरी, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल, ठीक, ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल। थोड़ा सा और मैं समझा देता हूं। देखिए ये था एक वृत्त, दूसरा वृत्त, केंद्र ओ। जब मैंने यहां से यहां तक लिखा तो ये हो गया बी, यहां से यहां तक लिखा तो ये हो गया डी, ठीक है, डी ही है जी। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7। ये आपके किताब में फोटो बना हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक बढ़ाएंगे, जैसे ही यहां से लेकर के यहां तक, तो ये लाइन और इंक्रीज हो गया और ये हो जाता है आपका सी और ये हो जाता है ओ। तो ये हो जाता है पूरा मिला के 14 और ये पूरा मिला के 14। आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, जहां पे मैंने अभी सांप नचाया है, ठीक है, देख सकते हैं, मतलब सांप नहीं नचाया है, ठीक है। तो ये हो गया कलर, छायांकित भाग, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले देखिए बड़ा वाला देखते हैं, ओ ए सी ओ, कहां तक गए, ओ ए सी ओ, यानी ये पूरा एरिया लिए जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, ठीक है। उसमें से ओ बी डी ओ, यानी यहां से लेकर के जहां से मेरा मार्कर चल रहा है, एकदम स्लो मोशन में देखिए, ठीक है। तो ये वाला भाग घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। फिलहाल मैं अब इसे रब करता हूं, आप सबको समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट डाउन नहीं करेंगे, मैंने बार बार रिपीट किया है, इसे आप नोट डाउन नहीं करेंगे, ना फोटो बनाएंगे, ठीक है। फोटो आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर भी मैं बता देता हूं आपको, 257 है, 257, ठीक है, तो आप उसे देख लेंगे। चलिए अब आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बदल थोड़ी जाएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा तो बदलने वाला है नहीं, 40 किधरों दे दिया आपका, कहां भाग गया, हाँ यहाँ 40 दिया हुआ है, 40 लिख दें। पाई का वैल्यू कुछ लेने बोल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लेने बोल रहा है। चलिए और काम आसान बना हम सबका, तो हो गया पाई का वैल्यू 22/7। बड़ी कैपिटल, बड़ी आर कितनी है 14, तो 14 पे होल स्क्वायर आप दे दें। थीटा का वैल्यू बदलने वाला नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। आर का वैल्यू छोटा वाला आर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको, ओ बी डी ओ ले रहे हैं, ओ बी डी ओ ले रहे हैं तो 7 लेंगे, ठीक है। आप एक मान से बैठा लेंगे, ठीक है। जब बड़ा वाला लेंगे तो ओ ए सी ओ, यानी ओ ए सी ओ, और छोटा वाला लेंगे तो ओ बी डी ओ, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो 40/360 22/7, 14 को 2 बार लिख दें, 360 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। 4 9 36, 9 बार में कट गया पूरा पूरी। 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, बाकी तो कुछ काटा पेटी नहीं होगा। 4 से ये कट गया 9 बार में, 7 से एक साथ बेचारा कट गया। अब ऊपर अगर देखें तो 22 गुना 2 गुना 14, यानी 22 गुना 2 44 और 44 गुना 14, तो 14 गुना 4 करेंगे तो 56, हाथ में कितना बचा 5 बच गया। और 14 इंटू 4 करेंगे फिर 56 और 5 59, यानी कितना हो गया 54 5 59,
96, 596, 56, 14 गुना 4, 56 का 5 रहा 6, हाथ में 5, फिर 56 और 5 61, 61 होगा यानी 616। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं जाता है क्या होने वाला है, गलत सही। ठीक है, 7 करेंगे तो आपका होगा 7 गुना 2 14, हाथ में कितना बच गया 1, फिर 7 गुना 2 14 1 15 9। अब इसे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, 616 में 154 को आप घटा दें तो कितना हो जाएगा, घटा ही लेते हैं। 6 में 4 गया 2, 11 में 5 गया 6, यहाँ 5 में 1 गया 4। ठीक है, 462/9 किसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, तो किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये भैया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको आंसर मिल गया होगा। अब इसे कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं, कटेगा ये 6 2 8 4 12, हाँ कट जाएगा। 3 से कटा सकते हैं, कटा देते हैं ये। चलिए 3 एका 3, ठीक है, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी अब इसे कटा के कितना लिख देंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। कभी कभी बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा, अब किताब में आंसर मिलेगा नहीं और खुद दिमाग लगाएंगे नहीं कि कटेगा या नहीं कटेगा, फिर बोलेंगे कि ये गलत बता दिए। ठीक है, तो आप सब भी थोड़ा सा उत्सुकता के साथ देखिए कि सवाल कहाँ पे क्या हो रहा है, खुद से दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा मैथ में कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा कर पाएंगे। और अब जो है आप सबका ये 12.3 शुरू हो गया है, इसका हम सब 2 क्वेश्चन देख लिए और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपको जो लगभग 60 और 15 75 दिन मिला है, ये आपके लिए 10th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। तो आप इधर उधर कुछ बात पे ध्यान नहीं देंगे, सीधा पढ़ाई करेंगे। 8 से 10 घंटे डेली करें पढ़ाई। ठीक है, और बार बार रिविजन करें। ठीक है, जो भी प्रीवियस चीज आप सब पढ़ लिए हैं तो उसका बार बार रिविजन करेंगे, तभी आपको मैथ आएगा या कोई भी विषय आएगा। क्वेश्चन याद नहीं होता है तो बार बार अभी पढ़ें, बाद में जब जनवरी और फरवरी आएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि क्या याद करें क्या छोड़ें, तो अभी ही समय है। ठीक है, तो उस पर आप सब काम करें तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना भी मैंने पढ़ा है, बहुपद मैंने उतना 16 वीडियो मैंने बनाया है, तो आप एक एक करके देखें। उसमें ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, ऑब्जेक्टिव अच्छा से करना ही करना है, साथ साथ सब्जेक्टिव भी करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी तो 50 है। और गणित में बहुत मेहनत किया जाए, आप मेरे अनुसार अगर चलेंगे तो 100 में लगभग जो है 90 प्लस तो लाएंगे ही। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत फर्स्ट टाइम ही लाया जाता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस अगर समझ जाएंगे तो शायद उसको भी आप टैकल कर लेंगे, उसे भी बना लेंगे। तो आप अगर आसानी पूर्वक गणित में 90 प्लस नंबर अर्जित कर सकते हैं अगर ध्यान दें तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी से प्लीज पढ़ाई करें 10 घंटा। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि घड़ी लेके बस पढ़ाई करना है कि अब 10 घंटा पढ़ेंगे तो बस 90% बिहार टॉपर हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। एक साइंटिफिक थिंक के अनुसार चलेंगे, स्ट्रेटजी बना के चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी देखना है, क्वेश्चन भी याद करना है, और रीडिंग दे किताब जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, रीडिंग देंगे। जैसे इकोनॉमिक्स है तो उसे रीडिंग दें, उसका हर एक डिफिनेशन को समझने का प्रयास करें, तभी आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि गेस्ट पेपर से रट के जाएंगे और सारा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्टिव हर एक साल इंक्लूड करता है क्लास 10 में। तो आपको वो न्यू ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको रीडिंग दिया रहेगा हर एक टॉपिक। जैसे नेशनल इनकम पढ़े राष्ट्रीय आय, तो उससे जो भी सवाल आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, तो उसे आप कैसे बनाएंगे। अगर आपका राष्ट्रीय आय नहीं पढ़ा होगा और आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर से रट के जाएंगे, जो कि बहुत बच्चे करते हैं, तो ये करना छोड़ दें। रीडिंग देंगे तो आगे चल के बहुत आसान होगा और अच्छा नंबर अर्जित करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये 2 क्वेश्चन हुआ, कल मिलते हैं और 2-3 सवालों के साथ। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसे नोट डाउन कर लें।